चलो बढ़ेंगे आगे और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। बट अभी तक जो हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात करी थी, उसमें क्या था? दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स हैं ए और बी, ए और बीच के बीच का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू की बात कर ली थी हमने। ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी की बात कर रही थी हमने। हार्मोनिक मीन ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की बात करी थी। ये अगर एक हार्मोनिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक अरिथमेटिक मीन निकालना रहता है तो ये, अगर सपोज मुझे एन अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना रहता था, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता था कि भाई ए है और बी है। अगर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, A1 A2 टिल AN, अगर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो ये वाला जो सीक्वेंस होता था, ये सीक्वेंस एपी में होता था एंड इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे। अगर जीएम की बात करेंगे तो ए G1 G2 टिल बी, ये वाला जो सीक्वेंस होता था, ये वाला सीक्वेंस होता था आपका जीपी में। और ए H1 H2, अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे थे तो भाई साहब ये जो होता था, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता था। ये हमारे पास फंडा था और इसी के अराउंड हम लोगों ने पूरा जो क्वेश्चंस थे या जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फॉर्मूले थे, वो सारे डेवलप किए थे हमने इस फंडे पे। अगर एक इंसर्ट करना है तो ये वाला काम था, अगर एक इंसर्ट करना है तो ये वाला, और अगर एन इंसर्ट करने थे, एन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, तो ये काम। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास एन नंबर्स है, ठीक है, A1 एक है, A2 एक है, A3 है, A4 है, टिल AN, ये एन नंबर्स, ठीक है। ये क्या है? ये है एन नंबर्स। एन नंबर्स। अब हमको एक और चीज डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एन नंबर्स। क्या डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है? अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एन नंबर्स। तो अरिथमेटिक मीन जो इन एन नंबर्स का होता है, वो होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड, सॉरी, प्लस AN डिवाइडेड बाय n, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। तो अगर n नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट, जो पहले दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, वो क्या है? दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन, या फिर दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n नंबर्स देके रखे हैं, उनका अरिथमेटिक मीन निकाल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी। अगर यही मैं बोलूं कि मुझे चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस n नंबर्स, क्या होगा भाई साहब? बताओगे क्या? क्या होगा इसका? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। जैसे कुछ ना कहीं वो इंस्पायर्ड इस चीज से ही है। किससे? दो चीज थी डिवाइडेड बाय टू, स्क्वायर रूट था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये होगा। और अगर वही आपको हार्मोनिक मीन निकाल, in numbers, and suppose that harmonic mean is capital H, then n by capital H is equal to 1 by H1 plus 1 by H2 plus 1 by H3, sorry, H3 तो A1 A2 जो नंबर्स हैं, दिस इज द फंडा फॉर
स्पैड यहीं से है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी होती है। 2/h इक्वल टू a 1 में a प्लस 1 में b एंड n/h इज इक्वल टू, तो ये फंडे भी आपको पता होने चाहिए कि भाई अगर n नंबर्स का, वैसे तो बहुत हार्डली सच, हाँ ये तो यूज होता है, वैसे रेंज में भी यूज होता है, ये वाला पार्ट तो होता है, मतलब हाँ यूज तो होते हैं, अच्छे से यूज। और रिलेशन वही होल्ड करती है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। वो रिलेशन यहाँ भी होल्ड, डेफिनेशन ये थोड़ी डिफाइन करी हमने, सेंट्रल नंबर है वो, मतलब ये डेफिनेशन कहाँ से लेके आ गए आप अरिथमेटिक में? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये तो हमने डिफाइन करी हुई है चीजें, हमारी मर्जी, हम कैसे भी डिफाइन करते हैं जिस तरीके से यूजफुल है हम। रियलिटी तो है नहीं, देखो सही में मैथ्स पढ़ रहे हैं, रियलिटी तो है नहीं, क्या है, हमने डिफाइन करी है जो चीजें हमें यूज आती हैं मैथ्स को सॉल्व करने में, तो इस तरीके से डिफाइन करी होगी, दैट्स ऑल। इसमें यार कुछ क्वेश्चन थे। बेटा इसको प्रूव नहीं है, डिफाइन किया हुआ, मतलब क्या बोलना चाह रहा प्रूव मतलब, ये डिफाइन किया हुआ है ना, वही तो बोला मैंने। किस चीज से प्रूव करूं, डेफिनेशन ही यही बोल रहा हूँ।
चलो करें क्वेश्चन इस पे कुछ। लिख लिया। if a are arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b, find the equation whose roots are a and b। नेक्स्ट क्वेश्चन है a g h r arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively of three positive numbers a b c। find the equation whose roots are a b and c। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए रखा हुआ है a and g are arithmetic mean and geometric mean of two numbers। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू हो गया एंड g इज इक्वल टू सर रूट ए बी हो गया। सो a प्लस b इज इक्वल टू विच इज द सम ऑफ रूट इज 2a and the product of root which is ab g square। so therefore equation is x square minus sum of roots into x plus product of root is equal to 0। that is your answer। हाँ okay।
चलो हो गया। इसमें भी सिंपल है, आपको पता है सबकी फॉर्मूले क्या है, राइट। ए कितना होने वाला है, ए होने वाला है इसमें ए प्लस बी प्लस सी बाय। जी कितना होने वाला है, जी होने वाला है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। और एच कितना होने वाला है, तो 3/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और जो इक्वेशन आपके पास आने वाली है वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज a प्लस बी प्लस सी प्लस sum of product of two taken at a time plus minus product of roots। ये इक्वेशन होती है 3 डिग्री इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे 3 डिग्री आएगा, ये पता है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझना? एक सेकंड है, इसको नए पेज पे लिख लेता हूँ। पता नहीं इस एंगल से आपने देखा नहीं देखा अभी तक इसको। नहीं देखा तो अब देख लो। है ना, अगर नहीं देखा तो ये चीज ध्यान से देख लो। आपको अगर मैं कोई एक इक्वेशन देता था, मान लो ए डैश एक्स क्यूब प्लस बी डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश एक्स प्लस डी डैश इक्वल टू सी, है ना। तो अगर मेरे बोलता था कि यार इसके रूट ए बी सी रूट्स हैं इसके, तो आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे सर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी डैश बाई ए डैश आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सी डैश बाई ए डैश आएगा। ए बी सी सर डी डैश बाई ए डैश आएगा माइनस। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन को ए डैश से, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ एक्स क्यूब प्लस बी डैश बाई ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश बाई ए डैश प्लस डी डैश बाई ए डैश इक्वल टू 0। रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, किसको किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी डैश बाई ए डैश। तो बी डैश बाई ए डैश इज माइनस ऑफ ए प्लस सी डैश बाई ए डैश को किससे रिप्लेस करूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जैसे क्वाड्रेटिक में होता था, इक्वेशन बनाते थे रूट्स का सम प्रोडक्ट देके रखा है, ऐसा यहाँ पे भी होता है। ये रिप्लेस करूंगा मैं माइनस ऑफ ए बी से। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन एक्स क्यूब, ये तो बोल दे कि -3x² हो गया, राइट। इसकी वैल्यू मुझे अभी नहीं पता क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अभी अपने पास नहीं, बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू अपने पास है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस ऑफ जी क्यूब इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा। एक्स के साथ क्या आएगा, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। एक्स के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, और उसको निकालने के लिए यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो देखो जरा कितना आएगा, 3/h इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी सी आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। और 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आपके पास जी क्यूब बाय एच। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3। अच्छा यहाँ पे ए तो भूल ही गया भाई, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। दिस इज योर आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इस एंगल से आपने नहीं देखी थी पहले जब हमने किया था, सिर्फ क्वाड्रेटिक तक देखी थी, बट ठीक है
चीज वही है जो पड़ी थी, बट सिर्फ सोचने का तरीका थोड़ा सा हमारे पास थी। नहीं नहीं, ये बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट क्यों है? ये तो इक्वेशन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है। ये तो पढ़ चुके हैं ना हम, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, ये वाला पार्ट तो अपन पढ़ चुके थे, इससे राइट हैंड साइड वाला, ये वाला। उसका एक एप्लीकेशन हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सीखा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम कुछ अप्लाई नहीं। नहीं नहीं, बाइनोमियल थ्योरम अलग चैप्टर है बेटा, ये नहीं। देखो सेम कॉन्सेप्ट आप ना 4 डिग्री इक्वेशन के लिए भी लगा सकते हो ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट 4 डिग्री में भी कुछ इसी तरीके से काम होता है, बट सम ऑफ रूट्स, sum of product of two taken at a time, sum of product of three taken at a time, and then product of roots। जिस तरीके से मैंने आपको ये वाला निकाल के बताया, इससे कभी 4 डिग्री में भी जरूरत पड़ी तो आप ये निकाल सकते, मतलब मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी। अगर आपको लिखना है, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, अब अपन इतना मैथ्स कर चुके हैं कि मेरे बोलने से आपको वो चीज समझ में आना चाहिए, बट ठीक है, अभी और कंसिडर करूंगा मैं। जैसे कि अगर ए बी रूट्स है इक्वेशन की, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आता है इंटू एक्स आता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 आता है। अगर ए बी सी रूट है 3 डिग्री इक्वेशन की, तो एक्स क्यूब आता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, और माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ भी फंडा है। अगर 4 डिग्री इक्वेशन है एबीसीडी, एक्स की पावर 4 माइनस सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू एंड देन सम एक्स, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड देन सम, एंड देन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव के सम का सबका प्रोडक्ट। अगर यही एन डिग्री इक्वेशन होगी, a1 a2 टिल ए एन अगर इक्वेशन है, तो एक्स रेस टू द पावर एन माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस टू टेकन एट ए टाइम, सॉरी पावर एन माइनस 1, पावर डिक्रीज होती जाएगी। हमने वीटा फॉर्मूला देखा था, उसी का जस्ट ऑपोजिट एप्लीकेशन, -3 टेकन एट ए टाइम अल्टरनेट, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है -1 की पावर एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रूट्स, ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, वीटा फॉर्मूला का जस्ट ऑपोजिट है बेटा।
बीटा फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, जैसे मैंने 3 डिग्री के लिए आपको डिराइव किया। क्वाड्रेटिक तो खैर आपको पता ही है। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन चलती रहे। ये नोट कर लो, फिर वो भी नोट करवा दूंगा पिछली स्लाइड वाला। ये सारे प्रूफ करके देखना बीटा फॉर्मूले की हेल्प से, रिवीजन करोगे। रिवीजन नहीं, अभी जैसे आज घर जाके अगर नोट्स पढ़ते हो आप, पढ़ना जरूरी है, जो कि मैंडेटरी है, पढ़ोगे तो हर एक चीज रिवाइज करने के लिए खुद से लिखना आनी चाहिए चीज, विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, ठीक है, विदाउट सीइंग द नोटबुक। ठीक है, अगर मेरे को n रूट्स है तो ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम एंड सो ऑन। प्रीवियस स्लाइड में ये देखो, मैंने बोला था ना, इसमें से लॉजिक ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पुराना पढ़ा हुआ और फॉर्मूले को फिट करना है। ज्योमेट्रिक मीन पता है, हार्मोनिक मीन पता है, इक्वेशन लिखना आती आती है, इन दोनों को मिक्स करके आपने इक्वेशन लिखी। अब थोड़े से टॉपिक आपको ऐसे ही आएंगे, मैथमेटिकल जिसको बोलते हैं। चलो, आई होप लिख लिया होगा, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन करते हैं अभी सब। ये तो ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। अभी जो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, हार्मोनिक मीन, ये सब रिलेशन जो पड़ी थी, एक आधे क्वेश्चन करते हैं कि यार देखो, ए बी इज इक्वल टू दे के रखा हुआ है मेरे को 1, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस, ए एंड बी आर पॉजिटिव। ये टिपिकल क्वेश्चन आ गया इस पैटर्न के, कि ए बी इक्वल टू 1 देके रखा हुआ है, प्रोडक्ट देके रखा हुआ है, आपको ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू निकाल के देनी है मुझे, जिसमें आपको बोल के रखा हुआ है कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव। निकाल दोगे भाई, ये लो, बहुत जल्दी से निकाल दोगे। आप बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर रूट ए बी होने वाला, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ये हम लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात लगा सकते हो। ए प्लस बी बाई टू एज इट इज लिख दूंगा, ए इंटू बी की वैल्यू मुझे 1 देके रखी हुई है। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया क्या समझ, क्लियर है? अब बताओ तो ये 2 कब आएगा, ये जो 2 आएगा, सम जो 2 आएगा, कब आएगा भाई? इंग्लिश कमजोर है मेरी, तो थोड़ी सी मैं देसी लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक? कब आएगा जरा बताओ तो, कि 2 जो सम आएगा वो कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे दोस्त,
क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। अभी ए इज इक्वल टू बी होगा, और आपको तो ये पता है, और आपको तो ये पता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, और ए और बी दोनों बराबर हो गए, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉजिटिव नंबर लेना है, ए की दो वैल्यूज आनी चाहिए +-1, बट मैं +1 ही लूंगा, ए 1 आ गया तो बी भी 1 आ गया। तो ए 1 और बी 1 होंगे, तो ही भाई साहब ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा 2। अदरवाइज हमेशा क्या होने वाला है, 2 से ज्यादा होने वाला है। ट्राई करके देख लो, एक दो एग्जांपल ले लो, ए को ले लो 2 ले लो, बी को ले लो 1/2 ले लो, देखो सम बड़ा आएगा 2 से। ठीक है। अब अगर यही मैं क्वेश्चन उल्टा भी फ्रेम करते हैं, लोग बोलेंगे कि यार ए प्लस बी की वैल्यू दे दी है आपको 3, ए बी पॉजिटिव दे दिया, और बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो ए इंटू बी की, मैक्सिमम वैल्यू। इसका ऑपोजिट क्वेश्चन हो गया बेटा, ए इंटू बी की जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल। ए बी पॉजिटिव है बेटा, वो तो लिख ही दिया ना मैंने, ए बी पॉजिटिव के लिए बातचीत चल रही है पूरी। अरे ए प्लस बी तो 3 है, परमानेंट है, ए प्लस बी तो 3 ही रहना है। अब ये बता दो कि इन कंडीशन में, अब ए की वैल्यू जैसे 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, या ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, है ना, ऐसा कुछ भी ए और बी का कॉम्बिनेशन ले लो जिसका सम 3 है, उस केस में ए इंटू बी। देखो क्वेश्चन को थोड़ा फील करो बेटा, देखो ये चीजें ना आपको फील होनी चाहिए, कैसे फील होनी चाहिए मैं बताता हूँ। क्लियरिटी क्वेश्चन की कब आती है, क्लियरिटी जब आती है, आप बोलोगे यार देखो सर, ए प्लस बी आपने 3 दे दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ए और बी की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर ए और बी की ना वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है यार, 1 लोगे 2 आएगा, 2 लोगे 1 आएगा, पॉजिटिव ले रहे हो, 1/2 लोगे तो 5/2 आ जाएगा, इसको 1/3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है ना भाई मेरे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब उन इनफाइनाइट वैल्यू में सबका मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा कुछ, ए इंटू बी यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे ए इंटू बी कितना है 2 है, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 5/4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 8/9 आ गया। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये मेरा क्वेश्चन, दिस इज व्हाट यू हैव टू फील इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन। इतना थॉट प्रोसेस आपको सोचना पड़ेगा, जब जाके क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी आंसर देते रहेंगे। आया क्या समझ में, फंडा समझ में, इस तरीके से सोचना पड़ेगा बेटा, सोचो इस तरीके से, आपकी क्लियरिटी क्वेश्चन में ऐसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सर देखो बड़ी बात नहीं है, कुछ भी एमजीएम हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ए प्लस बी बाई 2 जो है वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रूट ए बी, इसमें कभी फेल नहीं होना चाहिए, ए बी पॉजिटिव। ठीक है भाई, 3/2 रूट ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी किससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 9/4 से होना चाहिए। तो भाई मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। अब ये तो आपको मैथ्स की लैंग्वेज ही बता रही है ना, ये मैथ्स की लैंग्वेज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ए बी हमेशा छोटा है या बराबर है 9/4 से, तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी की 9/4 होनी चाहिए। ये तो, ये मैथ्स को पढ़ना तो आता है ना इतना, अब अपन को करेक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, 9/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी इज दिस, दिस इज द रीडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, करेक्ट। अब जरा मेरे को बता दो किस ए और बी के लिए आएगा, किस ए और बी के लिए आएगा भाई, मैक्सिमम ए बी 9/4 कब आ रहा है, मैक्सिमम ए इंटू बी विच इज इक्वल टू 9/4 है। व्हेन इज माय क्वेश्चन, व्हेन का मतलब है कि ए बी की वैल्यू क्या लेके आओगे उसके लिए, तो आप बोलोगे सर ए बी की वैल्यू जब आएगी जब अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और ए प्लस बी इक्वल टू 3 आपको दे के रखा हुआ है सर, 2a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा सर, ए इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, तो बी भी इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, तो ये मिड वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम ए बी को अचीव करता हुआ नजर आएगा, करेक्ट।
तो मैथ्स को पढ़ना भी सीखना है, क्योंकि अब ये चीजें हमेशा, जैसे अब मैं क्या करूंगा, आइडियली वो तो ठीक है, आज मूड में हूँ अच्छे शायद, तो मैंने ये सब इसके पीछे का ये रीजन एक्सप्लेन किया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रीजन अब आपको समझ में आना चाहिए ना, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दिस इज द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। कौन सी कंडीशन समझ में नहीं आई भाई? क्या ये कंडीशन समझ में नहीं आई? ये वाली या ये वाली? सेकंड, फर्स्ट? ये मैक्सिमम ए बी कब है? मैक्सिमम ए बी 9/4 है, ये तो निकाल लिया ना तूने, ठीक है। अब मैक्सिमम तू जब ए बी को बोल रहा है 9/4 है, तो ये इक्वालिटी की जगह इक्वेशन होनी चाहिए ना, ए बी की वैल्यू 9/4 है। और ये होल्ड कब करती है? ये कब आती है? इक्वल टू कब आएगा ये? जब ए और बी बराबर होंगे, यही समझाया था ना, जैसे इसमें किया। रिलेट करना सीखो बेटा, ये चीजें जब खुद चलाओगे ना दिमाग, जब मुझसे पूछोगे ना, इंप्रूव नहीं होगा। समझ में आ जाएगा क्लास, बट फाइट नहीं मारी है, सीख नहीं पाओ, खुद से कर नहीं पाओ। ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है ना, जैसे 2-3 बच्चों से बात हुई मेरी अभी पिछले 2-3 दिनों में आपकी बैच की, प्रॉब्लम ये आ रही कि भाई ठीक है समझ में आ गया, बट खुद से थॉट नहीं दिया। जब तक खुद से थॉट नहीं दिया, जब तक लॉन्ग टर्म तो दिमाग में रहेगा ही। ये चीजें खुद से चमकनी चाहिए। मैंने क्या बोला, जब रिवीजन करोगे, जब आप रिवीजन करोगे, तो ये स्टेप्स है, नितिन सर ने ये स्टेप क्यों लिखी, इससे ये क्यों लिखा, इससे ये क्यों लिखा, इससे ये क्यों लिखा, इससे ये क्यों लिखा, ये क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, और ये सारे क्यों आए, ये क्यों के जवाब आप अपने आप को दे पाओगे, तो आप सही रास्ते पे। अगर क्यों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब दिक्कत। अब मैंने समझाया आपको, मैंने पढ़ाया, पहली बार शायद समझ में आ गया, या हो सकता है 70% समझ में आया, या हो सकता है 50% समझ नहीं आता, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलना और आपका समझना, इसके बीच में आपका दिमाग काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? मेरा बोलना, मैंने कुछ बोला, आपने कैप्चर किया, आपने कैप्चर किया, आपका दिमाग काम करने लगा, आपके दिमाग काम करने लगा तो आपको फिर समझ में आया। अब वो दिमाग उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, या आप सोच नहीं पाए, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस तो 4 डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो ये चीजें जब आपको समझ में, वो तो उसके लिए फाइट मारनी है। ये चीज आपको फाइट मारनी है, अरे यार सर ने ये कैसे लिखा, आपको आधा घंटा लगे, आधा घंटा लगाओ समझने में, नितिन सर ने ये कैसे लिखा, फाइट मारो, दोस्तों से पूछो, नहीं समझ में आया फाइनल टीचर से पूछो, रिकॉर्डिंग देखो, बार बार रिकॉर्डिंग देखो कि सर ने, जब यहाँ से, आपके लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है अभी, कि सर ने यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ जब सर ने लिखा था, और इसके बाद में ये लिखा था, ये जब लिखा था, तो ये क्या बोला था नितिन सर, क्या बोला था, वो सेंटेंस को पकड़ो, वो सेंटेंस को पकड़ो, उस सेंटेंस के बारे में सोचो कि यार ये बोला था, तो फिर आपको चमकने लगेंगी चीजें। दिस इज हाउ आपका माइंड उस तरीके से काम करेगा कि आप नए क्वेश्चन करो। किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को नेचुरल रहता है, किसी को थोड़ी मेहनत करके आता है, किसी को ज्यादा मेहनत करके आता है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना कैलिबर होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पहली बार में क्लिक करता है, क्योंकि बच्चे ये होते हैं जो इन पे ज्यादा मेहनत करते हैं ना, वो इनको कर पाते हैं। जिनको पहली बार में बहुत अच्छे समझ में आता है ना, वो मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट जिनको समझ में नहीं आया, जितने इन पे हार्डवर्क किया, उनको समझ में आया, तो थोड़ा सा फाइट मारो। मैं बताता हूँ एक बार और, ये वाला बता देता हूँ आप, बोलो बेटा। Sir, can you 1 minute go to, sir, over here, like a plus b by 2 की minimum value will be at equal to sign. That is why क्या they ए have प्लस बी taken की वैल्यू? a plus b by 2 की value minimum at equal to sign रहेगी ना, इसलिए अपने a equal to b हाँ at हाँ हाँ, राइट राइट। okay. ये मैंने इसीलिए लिखा, देखो ए और बी दो नंबर, आपको ये पता है कि ए प्लस बी बाई टू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी होता है, ये कंक्लूजन था, याद रखना। मैंने इसके नीचे एक चीज लगाई थी
कि यार a प्लस बी बाई टू जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन होता है रूट ए बी का, या फिर कभी बराबर भी हो सकता है ना, ये बराबर भी हो सकता है। कब बड़ा होगा? जब ए बी के बराबर नहीं होगा और ए और बी दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला केस आएगा। अब आपके पास ये आया था, अब आपके पास ये आया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, फिर आपने यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। आपने निकाल दिए कि ए बी जो है ना सर, वो 9/4 के नीचे, हाँ भाई ठीक है 9/4 के नीचे है। मैक्सिमम वैल्यू जो ए बी की है सर, वो 9/4 है, बिल्कुल भाई 9/4 है। तो अब आपने क्या लिया? आपने जब ये लिखा तो इसका मतलब आपने ये ले लिया कि ए बी की वैल्यू 9/4 आ चुकी है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। बट 9/4 कब आई? जब आपने यहाँ पे इक्वालिटी ली। तो यहाँ पे इक्वालिटी ली मतलब ये वाला केस लिया, ये वाला केस लिया तो मतलब ये वाला केस आया। आया क्या फंड बात समझ में? दिस इज हाउ यू हैव टू, कि ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए भाई। तो इसीलिए ए इक्वल टू बी आएगा, और ए इक्वल टू बी होगा जब ही ये इसका मैक्सिमम देगा अंडर दिस कंडीशन। दिस इज हाउ योर माइंड हैज टू वर्क, करेक्ट? सोचो इस पे, कोई टाइम लगाओ, आपको 15-20 मिनट लगने लगाओ, यही तो सिखाएगा। हाँ वो लिख सकते हैं, बट उसमें मजा नहीं आता ना बेटा, हमको ये लिखना जरूरी है, ये फीलिंग आना चाहिए ना हमको, जब भी तो हम ये लिखे। ये फीलिंग जरूरी है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा वो सॉल्व करना। इसको डायरेक्ट लिख दो। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो अभी इतना सीख गए, तो एक और क्वेश्चन बता दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बाई बी प्लस बी बाय, कि मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है भाई साहब। आपको दे के रखा हुआ है ए इंटू बी इज इक्वल टू, सपोज चलो मान लो 2 है, एंड ए और बी भैया पॉजिटिव है। बता दो जरा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, सॉरी। दो मिनट दे रहा हूँ, इसको कर लो आप। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी।
देखो छोटा सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बाय बी प्लस बी बाय डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू सर फिफ्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब आप देखोगे तो ये बी से ये बी कैंसिल, ये ए से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ ए इंटू बी का क्यूब बच गया इधर, और यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बाय बी। चमक गया आंसर, 2 raised to the power 3 by 5. This is your answer. Clear? देखो आपको जो क्वेश्चन है ना, अंडर दिस कंडीशन इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू, इसके समेशन, सिर्फ ए प्लस बी का नहीं पूछ रहा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं पूछ रहा, सिर्फ ए इंटू बी का नहीं पूछ रहा, राइट? तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं वो ऐसे नहीं होगा ना बेटा, कंबाइंड सबका सीख जोड़ना है। 2 नंबर का एडिशन अगर आप किसी तीसरे से ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है कि मेरी होगी। अब इसमें ये तो कांस्टेंट ही है भाई, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट ठीक है, आप 4 का निकालते उसके बाद ऐड करते तो भी चलता। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। नहीं भाई, ए प्लस बी के मिनिमम होने से, ए प्लस बी स्क्वायर के मिनिमम होने से इसका मिनिमम होना कैसे जस्टिफाई करता है? ऐसे थोड़ी होता है। ए प्लस बी के स्क्वायर के मिनिमम होने से ये इतना बड़ा 5 टर्म का एक्सप्रेशन मिनिमम क्यों होगा, रीजन? ऐसा थोड़ी होता है। Sir, I have converted the right part also in a plus b whole square form, no? व्हाट अबाउट ए बी इन द डिनोमिनेटर? अच्छा ए बी इज द कांस्टेंट, हाँ, a b तो constant. और 2 ए बी ऐड हुए हुए एक से। ए प्लस बी द होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8। ए प्लस बी द होल स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू 8 है, 8 माइनस 2 प्लस 8। ए भी कांस्टेंट है, हाँ, -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, इसमें कहाँ पे झोल आ रहा देखते हैं, एक सेकंड। अगर इसको मैं पूरे को ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यार ये क्या होगा, ठीक है, इसको अगर पूरे को ए प्लस बी द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी आ जाएगा। ए बी की तो वैल्यू कांस्टेंट है तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं है। इसको 2 पुट करेंगे, इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी पुट करेंगे डिवाइडेड बाय ए बी का, और ये आ जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर बाय ए बी -2 -4, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए बी प्लस 1 बाय ए बी, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर -4, ये आ जाएगा। और a प्लस बी जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी देके रखी थी मैंने, 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2, तो a प्लस बी का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड a प्लस बी का स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, a plus b the whole square by 3/2 is greater than equal to 12, तो इसमें मिस्टेक क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन मैंने मन से बना के दिया था, तो हो सकता है कुछ डाटा ऐसा बैठ रहा हो। आठ से तो हमेशा बड़ा हो, और 2 की पावर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 2, इसमें फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय ए पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो मेरे हिसाब से। एक सेकंड, ये तीनों क्या, ये ए और बी दोनों, ए इज इक्वल टू बी करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसमें। ये वो वाला केस आ रहा है कि अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए, ये भी ए इज इक्वल टू बी में ये तीनों तो बराबर हो जाएंगे, बट ए इक्वल टू बी में ये 1 हो जाएंगे, तो ए को भी 1 होना पड़ेगा और बी को भी 1 होना पड़ेगा। जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फंडा फेल हुआ, करेक्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरा मन का बनाया हुआ था, मैंने जस्ट अभी बना के दे दिया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो पांचों हैं ये इक्वल होंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, राइट। अब ये इक्वालिटी होल्ड कर ही नहीं रही है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली, जैसे अपन ने वो साइन और कॉसेक वाला पढ़ा था कि इससे तो बड़ी आएगी, बट अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो हम यहां से नहीं निकाल पाएंगे। मतलब ठीक है, ये जो अपन ने लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बाय बी प्लस बी बाय, ये सही है,
जैसे उसमें अपन ने साइन और कोसेक में बात करी थी कि भाई ये सही है, बट मिनिमम वैल्यू ये आएगी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम है। मिनिमम वैल्यू ये कब आएगी, जब ये पांचों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ये जब इन पांचों को आपस में बराबर करोगे, तो जैसे इन दोनों के बराबर करोगे तो ए इक्वल टू बी आएगा, ये तीनों भी ए इज इक्वल टू बी देंगे चलेगा। बट अगर आप इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी। तो आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई ए बी इज इक्वल टू तो 2 के बराबर है। तो अब इससे बड़ा होगा तो तरीका फिर आपको ये वाला यहाँ पे फेल होगा, वो वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये थॉट प्रोसेस देके क्वेश्चन नहीं दिया, मन से दिया था जज बना के, इसीलिए थोड़ा सा झोल हो गया। बट वेरी गुड कि आपने ये फंडा पकड़ लिया, क्योंकि ये फंडा उसमें मिनिमम वैल्यू यही फंडा देगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, मैथमेटिकली ये एकदम करेक्ट है। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं अप्लाई करी है जो हमको यहाँ पे क्या देती, मिनिमम वैल्यू में दिक्कत दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने यूज किया है, तो ए बी को या तो हमने 2 यूज किया है जहां भी हमने यूज किया, और बचा हुआ है हमने मैथमेटिकल उस एक्सप्रेशन को ही मैनिपुलेट किया है। हमने कुछ ऐसी चीज नहीं करी, अब मैं इसको लिख दूं या मैं इसको लिख दूं, ये दोनों बातें सेम, राइट, अंडर द गिवन कंडीशन। ए बी की वैल्यू या फिर मैं इसको लिख दूं, तो ओवरऑल ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है। ये वाला एक्सप्रेशन अब मिनिमम कब होगा, तो बिल्कुल ए प्लस बी। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यार एक बार, यहाँ पे भी वो फंडा काम करेगा नहीं करेगा। चलो मैं आपको इस पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, मैं बस ये देख लूंगा कि ये फंडा यहाँ पे भी काम करेगा ना, ये दिक्कत तो नहीं आएगी। वैसे तो नहीं आनी चाहिए 99% टाइम, बट आपको इसमें प्रॉब्लम समझ में आई क्या थी, ये जो मैंने लिखा था इसमें, मैंने इसके आगे ये थॉट नहीं दिया था कि भाई ये भी तो कंडीशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको भी सॉल्व करके देखो क्या उसमें भी पंगा आ रहा है। क्या उसमें भी ये पंगा आ रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो अपन को और आइडिया लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो प्रोसीड करना पड़ता है। हमने जैसे साइन और कोसेक में किया था, नून था तो हमने किया था साइन और कोसेक में। ये वाला स्टेप देखना है कि वो वाला स्टेप देखना है, तो ये फंडा है यहाँ पे, दिस विल नॉट गिव यू द मिनिमम वैल्यू। डन। ये क्वेश्चन आप एक लिखो, मैं आपको देता हूँ क्या ये फंडा इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ। ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 and ABCD are positive numbers greater than 0, then you need to find out the minimum value. A square plus B square plus C square plus D square plus AB plus AC plus AD plus BD plus CD. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व। That funda is not wrong, that funda is right, but that is not giving you the minimum value. That is the confusion. पहले इस पे करो, वो चीज अप्लाई करके देखो, अगर नहीं होता है तो मैं उसको उसको बताता हूँ कि मिनिमम वैल्यू 80 आएगी क्या, या फिर उसमें भी कुछ झोल है।
इसमें भी अगर आप सेम फंडा लगाओगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस सी डी द होल डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4, एक टर्म कम लिखी शायद मैंने यार, एक सेकंड। हाँ, एक टर्म कम लिखी शायद। ए बी ए सी ए डी 6 टर्म होनी चाहिए। 3 2 5 ही लिखी है मैंने। एक टर्म मैंने ली सी डी है, सी डी है, बी सी नहीं है। एक टर्म मैंने नहीं लिखी, बी सी लिखा है, बी सी। ठीक है, वो टर्म लिखना, दो दो का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म है इसीलिए। तो अब यहाँ पे जब अपन ये लगाएंगे और ये डिवाइडेड बाय 8, कितनी टर्म हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10th रूट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस। अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जरा मुझे ये बताओ तो ए की पावर कितनी आएगी जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे? ए की पावर कितनी आएगी, बी की पावर कितनी आएगी, सी की पावर कितनी आएगी, डी। तो ए आएगा यहाँ से 2, फिर ए 1 तो हो गया 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर। ए की पावर आएगी 5, बी की पावर भी आएगी 5, सी की पावर भी 5, तो डी की पावर भी 5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एक्स मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मतलब ये जो पूरा जो चीज है इसको मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू 10th रूट ऑफ 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो ये क्या कैपिटल एक्स मत मानो, नहीं तो कैंसिल वाला टाइप से लगेगा। हम कैपिटल एम मान लेते हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम। तो एम इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। अब क्या 10 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये जज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी बराबर होंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ए बी सी डी सब बराबर आने चाहिए। तो यहाँ भी अगर आप सबको इक्वल पुट करोगे तो ए बी सी डी सब इक्वल पुट करोगे, सबको 1 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी डी सबको इक्वल पुट करोगे और सबका मल्टीप्लीकेशन 1 है तो सबको 1 है। अभी ए बी सी डी सब 1 पुट करोगे तो ये 10 के 10 टर्म्स इक्वल आने वाले, तो बिल्कुल ये मिनिमम वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे अब आप बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू जो है इज इक्वल टू 10 आने वाली है एकदम से। यहाँ पे काम करेगा वो, मिनिमम वैल्यू 10 आएगी, ये कंफर्म है। उसमें हमने जैसे कि साइन और कॉसेक में कैलकुलस लगाया था मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, पिछले क्वेश्चन में हमको एलजेब्रा लगाना पड़ा, पर ठीक है वो अपनी जगह था, अच्छी पकड़ थी। वो क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा फ्रेम गलत हो गया क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बना के दे दिया था अभी अभी, और मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो देखो छोटी सी गलती, बस ध्यान नहीं रखना, दिक्कत आ जाती। उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेके आते हैं, उसमें ट्वाइस आता है कोएफिशिएंट, यहाँ सिंगल। सिद्धार्थ ये लिख लिया तो मैं वापस प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊंगा। जो बातें मैंने बोली थी कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वो मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ वो चीज। और एक और क्वेश्चन कराऊंगा एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। वैसे यही क्वेश्चन अच्छे हो गए हैं ना, ये जेई एडवांस वगैरह टाइप से पैटर्न में क्वेश्चंस बता दिए मैंने। तो ये फंडा अब आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से हो भी गया, क्योंकि एक बार गलती अपन से हो गई तो हम और अच्छे से सीख गए कि ठीक है मेरा ध्यान नहीं गया था, अच्छा हुआ बताया आप लोगों ने।
एंड दैट्स व्हाई आई जनरली डोंट फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूं, क्योंकि होता है कि उसमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। बट ठीक है, चलो सी। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्या ये सही है? ये वाला फंडा सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो ये ए प्लस बी ये होल्ड कब करेगा, ये इक्वल टू कब लेके आएगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा। अब ए इक्वल टू बी होगा और ए इंटू बी हमारे पास है 2, तो ए और बी इक्वल होगा, तो ए और बी दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू होगी रूट। अब रूट टू पे आप देखोगे तो रूट टू पे बिल्कुल इसकी वैल्यू भी आपके पास 8 आई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम फंडा सही काम करेगा, 8 इज द मिनिमम वैल्यू। और वो जब आएगी जब ए और बी दोनों बराबर होंगे और रूट टू के बराबर, तो वो ठीक है। ये फंडा भी ये मेथड भी एकदम सही है, और यही मेथड से हम आंसर निकालेंगे। एम जीएम से मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको कर लो। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 देके रखा हुआ, एंड एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन 0 भी देखे। इसको सॉल्व करो, 2 मिनट लो।
चलो हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो आप थोड़ा सा इसमें स्मार्टली सोचो। 3 है ना यहाँ पे, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। 3x एंड 4x, इसको थोड़ा सा स्मार्टली सोचो। 3x/2 एक नंबर हो गया, 3x/2 एक दूसरा नंबर हो गया, 4y/3 एक और नंबर हो गया, 4y/3 एक और नंबर हो गया, और 4y/3 भी एक और नंबर हो गया। ये 5 नंबर हो गए, और इन 5 नंबर को भाई साहब मैंने कर दिया ऐड। भले ही बराबर है, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। क्या बोलोगे आप? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू किससे बोलोगे? इन सब का मल्टीप्लीकेशन ही बोलोगे ना। इसका, फिर इसका। तो जरा मुझे बताओ, क्या इसको ऐसा लिख दूं मैं, 5th रूट ऑफ 3² / 2² इंटू x², 4³ डिवाइडेड बाय 3³ इंटू y³, लिख दूं क्या? 4 ये आ जाएगा 3x + 4y/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5th रूट ऑफ 3² / 2² इंटू 4³ डिवाइडेड बाय 3³ इंटू x²y³। और इन भाई साहब की वैल्यू है आपके पास 5, तो 5/5 हो गया 1। पावर 5 डालोगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻2 इंटू 3⁻1। इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2⁻4 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा। 3/16 आना चाहिए आपको, कंडीशन और चेक करना। ये थोड़ा सा फंडा यहाँ पे समझना। क्या किया, x² था, तो x² को मैंने क्या किया ना, ये जो 3x/3x था, तो 3x को 2 बार किया और बाई 2 कर दिया, क्योंकि x² था। y³ था, तो मैंने क्या किया, 4y/3 कर दिया और इसको 3 कर दिया, प्लस इक्वल टू 5 कर दिया। और ये जो लिखा हुआ है पूरा, वही यहाँ पे लिखा हुआ, तरीका अलग है बस। ये एकदम एक्सट्रीम एप्लीकेशन हो गया जेईई एडवांस लेवल का, पर ठीक है। और इसमें भी ये सारे इक्वल भी आ जाएंगे। मतलब ओवरऑल कंडीशन तो यही चाहिए ना आपको। कंडीशन की बात करूं तो मुझे कंडीशन सिर्फ एक चाहिए, जो कि बोलेगी 3x/2 4y/3 के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू मेरे पास आना चाहिए 8y/9। 8y/9 पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8y/3 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। y की कोई एक वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो भी रहा है यहाँ। तो एक क्वेश्चन में क्या ना, थोड़ा सा मन से बना दिया था मैंने तो गड़बड़ हो गया था। ये टिपिकल जेईई एडवांस है, थोड़ा सा जेईई मेंस के ऊपर, बट ये पैटर्न आप याद रख सकते हो।
बोलो बेटा। Sir, तो in these questions like whenever we get equality sign मतलब अंदर के terms will be equal. A equal to B हो। अच्छा ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट लेके आना बेटा। डाउट नहीं, एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है एमटी के पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज चालू नहीं करूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जो कॉन्सेप्चुअल किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो बताऊं। Sir, और can you please go to that 8 वाला question जिसमें 8 आई थी minimum value? हाँ सर, उसमें हम वो रूट वाला मेथड इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते ना क्योंकि फिर इक्वल नहीं आ रहे थे टर्म्स। ये पांचों इक्वल नहीं आए। अच्छा ओके ओके, और फिर दूसरा मेथड में आ रहे इक्वल ए एंड बी। नहीं, हाँ, इसमें यहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें ए और बी इक्वल आ रहे हो। अच्छा, उसमें नहीं आ रहे थे, ठीक है ओके सर। हाँ। हाँ तो ठीक है, मैं लेक्चर यहाँ का खत्म कर रहा हूँ। गेट रेडी, नेक्स्ट क्लास जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है मुझसे पूछो आप, ठीक है।